क्लैरिस स्टार्लिंग अंधेरे जंगल के बीच भाग रही होती है। उसके बूट्स मिट्टी को चीर रहे होते हैं, लेकिन असल बोझ उसके पैरों पर नहीं बल्कि उसके सीने पर होता है। सांस तेज, आंखों में फोकस और दिमाग में एक ही सवाल, क्या मैं इस जगह के लायक हूँ? ये FBI एकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहाँ सिर्फ बॉडी टेस्ट नहीं होती बल्कि जहन भी तोड़ा जाता है। क्लैरिस जब रोप पर चढ़ती है, जब दीवार फलांगती है, हर जगह उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, जज कर रहा हो। मर्दों की दुनिया में एक औरत का हर कदम डबल वेट उठाता है। इसी वक्त लाउडस्पीकर पर उसका नाम गूंजता है, क्लैरिस स्टार्लिंग। ट्रेनिंग रुक जाती है, उसका फ्लो टूट जाता है। ये आम बात नहीं होती। उसे बताया जाता है कि जैक क्रॉफर्ड उससे मिलना चाहता है। क्लैरिस के लिए ये सिर्फ मीटिंग नहीं, ये चांस है या शायद सजा। जैक क्रॉफर्ड का ऑफिस ठंडा और खामोश होता है। दीवारों पर कत्ल की तस्वीरें, केस फाइल्स और ऐसी आंखें जो बहुत कुछ देख चुकी होती हैं। क्रॉफर्ड क्लैरिस को बैठने को कहता है, लेकिन उसकी आवाज में सॉफ्टनेस नहीं होती। वो सीधा पॉइंट पर आता है। अमेरिका में एक सीरियल किलर एक्टिव है। मीडिया उसे बफेलो बिल के नाम से जानती है। वो जवान औरतों को किडनैप करता है, उन्हें कुछ दिन जिंदा रखता है, फिर उनकी स्किन उतार लेता है। ये लफ्ज बोलते हुए क्रॉफर्ड रुकता नहीं, क्योंकि उस दुनिया में रुकना लग्जरी होती है। क्लैरिस तस्वीरें देखती है, हर चेहरा एक कहानी है, हर आंख एक सवाल, मुझे क्यों? क्रॉफर्ड क्लैरिस को बताता है कि वो उसे एक खास जगह भेज रहा है, बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनली इनसेन। वहाँ एक कैदी है, डॉक्टर हैनिबल लेक्टर, एक फॉर्मर साइकाइट्रिस्ट, एक कैनिबल, एक जीनियस। क्रॉफर्ड चाहता है कि क्लैरिस लेक्टर का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाए। ऑफिशियली ये सिर्फ एक सर्वे है, अनऑफिशियली ये एक एक्सपेरिमेंट है। क्लैरिस बाहर निकलती है तो हवा भी भारी लगती है। वो जानती है कि इस असाइनमेंट के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा। जब वो असाइलम पहुंचती है, बिल्डिंग खुद एक कैदखाना लगती है। कंक्रीट वॉल्स, आयरन डोर्स और एक ऐसी खामोशी जो चीखने से ज्यादा डरावनी होती है। गार्ड उसे रूल्स बताता है, लेक्टर के करीब मत जाना, उससे हाथ मत मिलाना, उससे कुछ भी पर्सनल मत बताना। क्लैरिस सिर्फ सुन रही होती है, लेकिन उसके अंदर का डर चुप नहीं होता। कॉरिडोर के दोनों तरफ सेल्स हैं। कुछ कैदियों के चेहरे इंसानी कम, जानवरों से ज्यादा लगते हैं। कोई गाली देता है, कोई सेक्सुअल बातें करता है, कोई हंसकर क्लैरिस को घूरता है। क्लैरिस अपनी नजर सीधी रखती है, लेकिन जैसे ही वो एंड सेल के करीब आती है, आवाजें खत्म हो जाती हैं। वहाँ सिर्फ एक आदमी खड़ा होता है, डॉक्टर हैनिबल लेक्टर। लेक्टर बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, न चीख, न हंसी, न पागलपन, बस एक शांत कंट्रोल्ड प्रेजेंस। उसकी आंखें क्लैरिस को देखकर रुक जाती हैं, जैसे कोई चीज मिल गई हो। क्लैरिस अपना नाम बताती है। लेक्टर मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कुराहट वार्म नहीं होती, वो सर्जिकल होती है, जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन से पहले करता है। क्लैरिस सवालात पूछती है, लेकिन लेक्टर जवाब से ज्यादा सवाल करता है। वो क्लैरिस के एक्सेंट से उसकी जगह बता देता है, उसके शूज से उसकी फाइनेंशियल क्लास, उसके पोस्चर से उसका इनसिक्योरिटी। क्लैरिस धीरे धीरे महसूस करती है कि वो इंटरव्यू नहीं ले रही, वो डाइसेक्ट हो रही है। जब वो लेक्टर को फॉर्म देता है, लेक्टर उसे फेंक देता है। वो कहता है कि वो चीप सवालों का जवाब नहीं देता। जब क्लैरिस वापस जा रही होती है, एक और कैदी उस पर कुछ फेंक देता है, एक ह्यूमिलिएटिंग एक्ट। क्लैरिस का चेहरा गुस्से और शर्म से भर जाता है, लेकिन इसी मोमेंट में लेक्टर चीख कर उसे बुलाता है। वो एक क्लू देता है, पहली बार, और यहीं से एक डेंजरस गेम शुरू होता है। क्लैरिस क्लू फॉलो करती है। वो लाश के पोस्टमार्टम में जाती है। स्किन मिसिंग है, बॉडी पर प्रिसाइज कट्स हैं। ये कोई रैंडम कातिल नहीं, ये प्लानिंग है। लेक्टर फिर मिलता है क्लैरिस से। अब वो डील चाहता है। हर हिंट के बदले क्लैरिस को अपना एक सच देना होता है। क्लैरिस अपना बचपन बताती है, शीप फार्म, रात के अंधेरे में चीखते हुए लैम्स। क्लैरिस उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन बचा नहीं सकी। लेक्टर चुपचाप सुनता है। वो जानता है कि क्लैरिस के अंदर का साइलेंस वहीं से आया है। इसी वक्त बफेलो बिल अपना अगला शिकार चुनता है, कैथरीन मार्टिन। शॉपिंग मॉल, एक नॉर्मल दिन। एक पल में जिंदगी उलट जाती है। बिल उसे गाड़ी में फंसाता है। कैथरीन चीखती है, लेकिन दुनिया बिजी होती है। बिल उसे अपनी दुनिया में ले जाता है, एक गहरी पिट जहां रोशनी सिर्फ ऊपर से आती है। बिल उसे नाम से नहीं बुलाता, वो उसे ऑब्जेक्ट समझता है। क्लैरिस को जब पता चलता है कि कैथरीन सेनेटर की बेटी है, प्रेशर डबल हो जाता है। मीडिया, पॉलिटिक्स और टाइम ऑल अगेंस्ट हर। लेक्टर अब और डेंजरस हो जाता है। वो क्लैरिस के डर को स्मेल करता है। वो जानता है कि टाइम कम है। बीच कैथरीन मार्टिन पिट में बंद होती है। अंधेरा, मिट्टी की बू और ऊपर से बफेलो बिल की आवाज। बिल कभी नरमी से बात करता है, कभी जानवर की तरह। वो कैथरीन को नाम से कम चीज की तरह ज्यादा ट्रीट करता है। वो उसे खाना देता है, पानी देता है, लेकिन सिर्फ इतना कि वो जिंदा रहे। बिल के लिए कैथरीन एक इंसान नहीं, एक स्टेज है। क्लैरिस और FBI क्लूज फॉलो करते करते एक और लाश तक पहुंचते हैं। इस दफा एविडेंस ज्यादा क्लियर होता है। स्किन पैटर्न, स्यूइंग मार्क्स और एक मौत, डेथ्स हेड हॉक मौत। लेक्टर ने पहले ही हिंट दिया था कि बिल ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। अब क्लैरिस को समझ आता है कि बिल सिर्फ
कातिल नहीं, वो अपनी खुद की क्रिएशन बनाना चाहता है, एक नया जिस्म, एक नई पहचान। लेक्टर को लगता है कि क्रॉफर्ड उसे पूरा सच नहीं बता रहा और लेक्टर झूठ बर्दाश्त नहीं करता। क्लैरिस जब समझती है कि उसे यूज किया जा रहा है तो वो गुस्सा हो जाती है। वो लेक्टर को सच बताती है। इस सच का असर होता है। लेक्टर पहली बार क्लैरिस को एक इक्वल की तरह देखता है। अब वो सिर्फ गेम नहीं खेल रहा, अब वो मदद भी कर रहा है अपनी मर्जी से। लेकिन लेक्टर का अपना एजेंडा होता है। जब उसे एक बेहतर जेल, एक बेहतर खाना और फ्रीडम का झूठा वादा दिया जाता है, वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। ट्रांसफर के दिन उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। ये चमक किसी कैद की नहीं, ये प्लानिंग की होती है। और फिर वो होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। लेक्टर अपने गार्ड्स को इस कदर सफाई से मारता है कि लगता है जैसे वायलेंस भी उसके लिए आर्ट हो। खून दीवारों पर होता है लेकिन आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। और जब पुलिस कहाँ पहुँचती है तो उन्हें सिर्फ लाशें मिलती हैं, लेक्टर नहीं। लेक्टर आजाद हो चुका होता है। क्लैरिस जब ये सुनती है तो उसके लिए ये डबल शॉक होता है। एक तरफ बफलो बिल जिंदा है, दूसरी तरफ हैनिबल लेक्टर आजाद। दोनों मॉन्स्टर्स, लेकिन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ। क्लैरिस अब किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती कि वो क्या महसूस कर रही है, क्योंकि वो जानती है लेक्टर ने उसे सिर्फ क्लूज नहीं, उसने उसे बदल दिया है। लेक्टर अब क्लैरिस को फोन करता है। उसकी आवाज शांत होती है। वो कहता है कि वो दूर जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो क्लैरिस को एक फाइनल हिंट देता है। एक नाम, एक शहर, एक पास्ट। और क्लैरिस को पता चल जाता है कि फाइनल कॉन्फ्रंटेशन अब दूर नहीं। क्लैरिस स्टार्लिंग अकेली ड्राइव कर रही होती है। रोड लंबी है, आसपास खामोशी है और उसकी जहन में सिर्फ एक बात घूम रही होती है, अगर मैं गलत हुई तो कोई नहीं बचेगा। हैनिबल लेक्टर का दिया हुआ लास्ट हिंट उसके दिमाग में बार बार रिपीट हो रहा होता है। वो हिंट सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक दरवाजा था बफलो बिल के असल चेहरे तक पहुंचने का। क्लैरिस जानती है कि अब ये केस फाइल्स और मीटिंग्स का नहीं रहा, अब ये सीधा अंधेरे में कदम रखने का वक्त है। FBI एक और डायरेक्शन में रेड की तैयारी कर रही होती है। सबको लगता है कि वो सही घर जा रहे हैं, सिर्फ क्लैरिस अलग रास्ता लेती है। उसका इंस्टिंक्ट उसे एक छोटे से शहर में ले आता है, शांत, आम, बिल्कुल बेजरार लगने वाला। यहाँ के घर एक जैसे हैं, यहाँ कोई चीख नहीं, और शायद इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा खतरा छुपा होता है। क्लैरिस एक घर के दरवाजे पर पहुँचती है। नॉर्मल सा घर, गार्डन, बेल, साइलेंस। वो नॉक करती है, दरवाजा खुलता है। एक आदमी सामने होता है, सिंपल, पोलाइट, ऑलमोस्ट बोरिंग, बफलो बिल। लेकिन क्लैरिस अभी ये नहीं जानती, वो सिर्फ सवाल पूछती है। आदमी मुस्कुराता है, बात करता है, और जब क्लैरिस उसके घर के अंदर कदम रखती है, कहानी का रंग बदल जाता है। अंदर वॉल्स पर अजीब डेकोरेशंस होती हैं, ओल्ड फर्नीचर, स्मेल ऑफ डिके और एक ऐसी फीलिंग जैसे घर जिंदा हो। क्लैरिस के इंस्टिंक्ट्स चीखने लगते हैं। फिर अचानक वो मौत देखती है, डेथ्स हेड हॉक मौत। वही निशानी, वही सबूत। इसी लम्हे क्लैरिस को समझ आ जाता है कि मैं शैतान के घर में हूँ। नीचे बेसमेंट से आवाज आती है, कैथरीन मार्टिन की आवाज, डर, गुस्सा, बेबसी। क्लैरिस का हाथ गन पर चला जाता है। बफलो बिल का चेहरा बदल जाता है। अब वो पोलाइट नहीं रहता, अब वो शिकारी बन चुका होता है। वो भागकर बेसमेंट में चला जाता है। क्लैरिस पीछे पीछे जाती है। बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है, अंधेरा छा जाता है, लाइट ऑफ। यहाँ सिर्फ सांस की आवाज होती है। क्लैरिस के लिए ये सिर्फ फिजिकल अंधेरा नहीं, ये उसके अंदर के डर का अंधेरा होता है। हर वो याद, हर वो इनसिक्योरिटी, हर वो लैंप की चीख, सब यहीं आकर जमा हो जाती है। बफलो बिल नाइट विजन गॉगल्स पहन चुका होता है। क्लैरिस अंधेरे में कुछ नहीं देख सकती, लेकिन बिल उसका हर मूव देख रहा होता है। वो उसके इतना करीब आ जाता है कि उसकी सांस उसके कान के पास होती है। वो चाहता है कि क्लैरिस कमजोर हो, वो चाहता है कि वो घबरा जाए, क्योंकि बिल के लिए कंट्रोल सब कुछ होता है। क्लैरिस अपनी सांस कंट्रोल करती है। वो याद करती है कि उसने जिंदगी में हर चीज का सामना कैसे किया। वो अकेली रही, जज हुई, लेकिन फिर भी खड़ी रही। इसी लम्हे बिल की गन क्लिक करती है। क्लैरिस बिना देखे फायरिंग करती है। गोली चलती है, चीख, फिर एक जिस्म जमीन पर गिरता है, लाइट चलती है। बफलो बिल मरा हुआ होता है, अंधेरा टूट जाता है। क्लैरिस नीचे पिट के पास जाती है। कैथरीन मार्टिन जिंदा होती है, रोती हुई, टूटी हुई, लेकिन जिंदा। क्लैरिस उसे बाहर निकालती है। ये रेस्क्यू सिर्फ कैथरीन का नहीं, ये क्लैरिस का भी होता है, क्योंकि इस लम्हे क्लैरिस अपने अंदर के लैम्प्स को बचा लेती है। इस दफा वो फेल नहीं होती। केस क्लोज हो जाता है। मीडिया इसे विक्ट्री के तौर पर दिखाता है। FBI रिलीफ महसूस करती है। क्लैरिस ग्रेजुएट होती है, सेरेमनी होती है, तालियां बजती हैं, लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन क्लैरिस के चेहरे पर मुस्कुराहट हल्की होती है, क्योंकि वो जानती है ये सब खत्म नहीं हुआ। और फिर फोन रिंग करता है। दूसरी तरफ हैनिबल लेक्टर होता है, शांत, सॉफ्ट, ऑलमोस्ट अफेक्शनेट। वो क्लैरिस को कांग्रेचुलेट करता है। वो कहता है कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन फिर वो एक लाइन बोलता है। वो अपने पुराने दोस्त का पीछा कर रहा है। कैमरा भीड़ भरी स्ट्रीट पर जाता है। लेक्टर भीड़ में घुल जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। साइलेंस ऑफ द लैम्स यही खत्म होती है, लेकिन असली हॉरर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स मार दिए जाते हैं और कुछ सिर्फ मुस्कुराकर भीड़ में गायब हो जाते हैं।